नमस्ते विद्यार्थियों, हम आ गए हैं अब अपने नए टॉपिक के साथ जो कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मीन्स अनुबंधों का वर्गीकरण, प्रस्ताव और स्वीकृति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुबंधों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, मीन्स कौन कौन से अनुबंध के प्रकार हैं। तो आइए एक एक करके उन्हें जानते हैं। पहला है व्यर्थ अनुबंध, जिसे अंग्रेजी में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। व्यर्थ अनुबंध क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि वे ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं वे अनुबंध कहलाते हैं, परंतु यदि कोई ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो वो अनुबंध व्यर्थ होगा। कोई ऐसा ठहराव है जो कि राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जाता है तो वो व्यर्थ अनुबंध होगा। अब कुछ ऐसे अनुबंध भी होते हैं जो राजनियम द्वारा पूर्ण रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं, जैसे कि अगर किसी अवयस्क के साथ या अस्वस्थ मस्तिष्क वाले के साथ अनुबंध किया जाता है तो वो पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं। और भी हैं जैसे विवाह को रोकने के लिए किया गया ठहराव, व्यापार को रोकने के लिए किया गया ठहराव या किसी विधिपूर्ण कार्रवाई को रोकने के लिए किया गया ठहराव। तो ऐसे ठहराव जो होते हैं वो पूर्ण रूप से व्यर्थ अनुबंध होते हैं। दूसरा है व्यर्थनीय अनुबंध, जिसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। व्यर्थनीय अनुबंध क्या होता है कि ये एक ऐसा ठहराव होता है जो कि उसके पक्षकारों में से किसी एक या उससे अधिक की इच्छा पर प्रवर्तनीय होता है, परंतु दूसरे पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं होता है। मतलब कि अगर इसमें कोई अनुबंध है और दो उसमें पक्षकार हैं तो एक पक्षकार अगर चाहे तो इस अनुबंध को प्रवर्तनीय करा सकता है न्यायालय द्वारा, और अगर चाहे तो उसे नहीं भी करा सकता है, परंतु जो दूसरा है पक्षकार है वो इसको अपनी इच्छा अनुसार बदल नहीं सकता है, इसको प्रवर्तनीय नहीं करा सकता है। तीसरा है अवैध अनुबंध, जिसको बोलते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अवैध अनुबंध जैसे कि नाम से हमें पता है कि ये वैध नहीं होगा। तो ऐसा अनुबंध जो कि राजनियम के प्रतिकूल होता है अवैध अनुबंध कहलाता है। ये किसी ऐसे कार्य को करने के लिए किए जाते हैं जो कि राजनियम के अंतर्गत, हमारी सरकारी नीतियों के नियम के अंतर्गत ये अवैध होते हैं, तो ऐसे अनुबंध अवैध अनुबंध कहलाते हैं। चौथा है वैध अनुबंध, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा अनुबंध जो राजनियम द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है वो वैध अनुबंध कहलाता है। मतलब कि जितना राजनियम में हमारे शर्त दिए गए हैं कि वैध अनुबंध के कौन कौन से लक्षण हैं, इनके लक्षणों के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी कि वैध अनुबंध में कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो जो वैध अनुबंध है वो राजनियम के अंतर्गत आने वाली सभी शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे अनुबंधों को ही हम वैध अनुबंध कहते हैं। पांचवा है अप्रवर्तनीय अनुबंध, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे अनुबंध ये होते हैं जो कि वैध होते हैं परंतु उनको न्यायालय द्वारा कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण प्रभावी नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये अनुबंध तो इनमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण होते हैं, परंतु कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं जो तकनीकी होती हैं, जैसे कि ये अलिखित होते हैं, मतलब कि रिटन में नहीं होते हैं, या फिर इसकी रजिस्ट्री न कराई गई हो, इसका दस्तावेज ना हो, या फिर उचित मूल्य से कम का टिकट लगाना। ये सारी चीज़ें हैं जो इनकी त्रुटियां होती हैं। इन सब कारणों के कारण ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। तो ऐसे अनुबंध जो कि तकनीकी त्रुटियों के कारण न्यायालय द्वारा प्रभावी नहीं किए जाते हैं वो अप्रवर्तनीय अनुबंध कहलाते हैं। छठा है आरंभतः व्यर्थ अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब है कि ऐसे अनुबंध आरंभ से ही व्यर्थ होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे अनुबंध बनाए जाते हैं जो कि कोई उनका मान्य ही नहीं रहता है, वो शून्य होते हैं। जैसे कि अभी मैंने पहले व्यर्थ अनुबंध में बताया कि अवयस्क द्वारा किए गए ठहराव या फिर किसी अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव, ये व्यर्थ होते हैं, न्यायालय द्वारा अधिनियम द्वारा पहले से ही व्यर्थ बताए गए। तो ऐसे अनुबंध आरंभ से ही व्यर्थ होते हैं, इनका कोई मान्य ही नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अनुबंध, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि
ऐसे अनुबंध की जो शर्तें हैं वो लिखित या मौखिक रूप में शब्दों द्वारा व्यक्त होती हैं। और जब कोई व्यक्ति अपना प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करता है तो उनके बीच बातचीत है वो मौखिक या लिखित रूप में प्रत्यक्ष रूप से होती है। तो ऐसे अनुबंध को प्रत्यक्ष अनुबंध कहते हैं। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष अनुबंध, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि इस अनुबंध की उत्पत्ति अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है, मीन्स ये मौखिक या फिर लिखित में इसका वर्णन नहीं होता है। ये कार्य के द्वारा या आचरण के द्वारा इसका स्वीकृति की जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति टैक्सी में बैठकर यात्रा करता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से किराया देना स्वीकार करता है। जैसे हम कभी जाते हैं घूमने के लिए तो कोई टैक्सी लेते हैं या फिर किसी ऐसे ही व्हीकल में बैठते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें इसका किराया देना ही है। तो हमारे बीच भी एक अनुबंध उत्पन्न होता है कि वो हमें सवारी देंगे तो हम उसके बदले में उन्हें प्रतिफल देंगे। तो इस तरह से हम उनसे बोलचाल तो नहीं करते हैं, ना ही किसी लिखित में या फिर मौखिक में हम उसकी अनुबंध करते हैं, पर ये अनुबंध उत्पन्न होता है। तो ये अप्रत्यक्ष अनुबंध कहते हैं। इसे विवक्षित अनुबंध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निष्पादित अनुबंध, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इस अनुबंध का मतलब है कि जब कोई अनुबंध किया जाता है और इसमें मान लीजिए 2 पक्ष हैं तो ये दोनों पक्षों के द्वारा शर्त की पूर्ति की जा चुकी है, यानी जो भी वचन दिया गया है उसका पूर्ति कर दिया गया है। इस अनुबंध के जो भी शर्त है, नियम है या प्रतिफल है, इन सबको निष्पादित कर दिया गया है। तो ऐसे अनुबंध को निष्पादित अनुबंध कहते हैं। अगला है निष्पाद्य अनुबंध, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि ये अनुबंध अभी इस अनुबंध को भविष्य में किया जाना बाकी है। ऐसा अनुबंध जिसका पालन भविष्य में किया जाना होता है निष्पाद्य अनुबंध कहलाता है। जैसे कि अगर कोई 2 पक्ष है और एक पक्ष ने कहा कि मैं तुमको 2000 रुपये का वचन देता हूँ और उसके बदले में दूसरे वाले को चित्र बना कर देना है, तो ये दोनों करना अभी बाकी है। जब वो चित्र बना के देगा तभी ये 2000 रुपये देगा। तो अनुबंध तो हो चुका है परंतु इसकी पूर्ति बाकी है, तो ये अभी निष्पाद्य अनुबंध है। अगला अनुबंध है एक पक्षीय अनुबंध, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि ऐसा अनुबंध जो कि एक पक्षकार द्वारा तो वचनों का पालन कर दिया गया है परंतु दूसरा पक्षकार अभी अपने वचन का पालन करने के लिए बाकी है। इसका मतलब है कि एक पक्षीय अनुबंध वह है जिसमें प्रतिफल निष्पादित रहता है। मतलब कि जो एक तरफ का है वो तो कर दिया गया है लेकिन जो भी प्रतिफल मिलना है उसके बदले में वो अभी बाकी है। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया है कि जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक ने कहा कि अगर तुम मुझे चित्र बना के दोगे तो मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। तो दूसरे व्यक्ति ने तो चित्र बना के दे दिया लेकिन 2000 रुपये उसको नहीं मिले। तो एक तरफ से तो इसका पालन कर दिया गया है लेकिन प्रतिफल स्वरूप उसे पैसे अभी नहीं मिले हैं। तो ये एक पक्षीय अनुबंध का उदाहरण है। दूसरा है द्विपक्षीय अनुबंध, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा अनुबंध जो कि दोनों पक्षों द्वारा वचन के आधार पर उत्पन्न दायित्वों का पालन किया जाना शेष रहता है। ऐसे अनुबंध जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने वचन का पालन नहीं किया है वो द्विपक्षीय अनुबंध कहलाता है। जैसे ऐसे अनुबंध को निष्पाद्य अनुबंध भी होते हैं। जो भी पढ़े हम निष्पाद्य अनुबंध में कि अभी ये भविष्य में करना बाकी रहता है, उसी तरह ये द्विपक्षीय अनुबंध भी है, ये भी करना भी बाकी ही रहता है, ये निष्पाद्य अनुबंध ही रहते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि बस अनुबंध के प्रकार हो गए, लेकिन नहीं, रुकिए, आगे और भी है। अगला अनुबंध का प्रकार है समाश्रित अनुबंध। ऐसे अनुबंध क्या होते हैं कि वह अनुबंध जो ऐसे अनुबंध से सहवर्ती या संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो। जैसे ख से क अनुबंध करता है कि यदि ख का घर जल जाए तो वह ख को 10,000 रुपये देगा। यह समाश्रित अनुबंध है। मतलब इसमें ऐसा अनुबंध किया जाता है जिसमें उस अनुबंध से समाश्रित, उस अनुबंध से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा या नहीं होगा, उस घटना के घटने पर ही उस अनुबंध को मान्य किया जाएगा, उसकी पूर्ति की जाएगी। समाश्रित अनुबंध को अंग्रेजी में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है बाजी युक्त अनुबंध, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाजी क्या होता है कि किसी भविष्य की अनिश्चित घटना
जिस पर पक्षकार विरोधी मत प्रकट करते हैं पर दाव लगाना। मतलब कि कोई ऐसी भविष्य की घटना पर दो लोग पक्षकार होते हैं जो वो मत करते हैं, दाव लगाते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, दूसरा कहता है नहीं ये होगा, एक दूसरे के विरोध में। इसमें हार या जीत का होना ज़रूरी है। इसमें दोनों पक्षों की हार या जीत होना चाहिए, दोनों की संभावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का जीत निश्चित लगे या क्या किसी एक व्यक्ति का हारना निश्चित हो, तो ये बाजी नहीं कहा जाएगा। इसमें दोनों के चांसेस बराबर होने चाहिए। तो ऐसे अनुबंध को बाजीयुक्त अनुबंध कहते हैं। अगला है कल्प अनुबंध, क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट। अब कल्प अनुबंध क्या होता है कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि अनुबंध को लिखित में होगा तो अच्छा होगा, या फिर उसके लिए हमें प्रत्यक्ष में बात करना पड़ेगा, या फिर लोगों द्वारा उसको निष्पादित करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे अनुबंध भी होते हैं जो परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। जैसे कभी कभी हम वास्तविकता में कोई अनुबंध तो नहीं करते हैं, पर परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें वो कार्य करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए राम और श्याम दो लोग हैं, तो राम व्यापारी हैं, तो राम अपना माल श्याम के घर पे गलती से छोड़ देता है। तो अब ये श्याम का कर्तव्य बनता है कि वो राम के माल को वापस करे, और वो इसके लिए बाध्य भी है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उससे उत्पन्न जो अनुबंध होता है उसे हम कल्प अनुबंध कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रस्ताव तथा स्वीकृति, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो पहले पढ़ते हैं प्रस्ताव के बारे में। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में प्रस्ताव के लिए प्रपोजल शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि अंग्रेजी राजनियम इंग्लिश लॉ में प्रस्ताव के लिए ऑफर शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब कि प्रस्ताव तो वही है लेकिन शब्द का अलग अलग प्रयोग है। जो हमारे भारत में अनुबंध अधिनियम चलता है 1872, उसके अंतर्गत प्रस्ताव को प्रपोजल कहा गया है, लेकिन जो इंग्लिश लॉ चलता है उसमें ऑफर कहा गया है। तो आइए पढ़ते हैं कि प्रस्ताव आखिर होता क्या है। उसकी परिभाषा जानते हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 क के अनुसार, फिर से सुन लीजिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 क के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा उससे विरत रहने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा विरत रहने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया है। हमारे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 क के अंतर्गत प्रस्ताव की ऐसी परिभाषा दी गई है। तो इस परिभाषा का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के सामने किसी भी कार्य को करने या उसे न करने, विरत रहने के लिए इस प्रकार से अपने भाव को प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति उसके समक्ष में, मतलब कि उस ऑफर के समक्ष में अपनी सहमति प्रकट करे कि वो कार्य करेगा या नहीं करेगा। अब जानते हैं कि इसकी स्वीकृति क्या होती है। तो अब पढ़ते हैं प्रस्ताव की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। इसकी परिभाषा भी हमारे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में दिया गया है, जिसे हम वर्ड बाय वर्ड सेम टू सेम जानेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 ख के अनुसार जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है, तो यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। जैसे कि अभी पिछले में हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति है जिसने दूसरे के सामने अपने किसी कार्य को करने या उसे न करने के लिए प्रस्ताव रखा है, तो अगर दूसरा व्यक्ति भी उस प्रस्ताव के समक्ष में अपनी सहमति प्रकट कर देता है कि मैं इस कार्य को करूँगा या नहीं करूँगा, तो ये समझा जाता है कि प्रस्ताव की स्वीकृति हो चुकी है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर कहीं मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। एंड कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।